हिंदू युवा वाहिनी द्वारा मंदिरों में गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित करने संबंधी बैनर लगाने को लेकर न्यूज 18 की खबर के बाद पुलिस हरकत में आती है। पुलिस ने देर रात कई मंदिरों से खुद बैनर हटाए। बैनर में दर्ज मोबाइल नंबर के आधार पर पुलिस ने हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश महासचिव जीतू रंधावा के खिलाफ धार्मिक उन्माद फैलाने के आरोप में मुकदमा दर्ज कर लिया। लेकिन जीतू रंधावा का तो कहना है कि उन्होंने कोई गलती नहीं की और अगर मंदिरों में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाना गलती है तो वो ऐसी गलती बार बार दोहराएंगे। द्वारा कई 3-4 मंदिरों से ये बोर्ड उतरवा दिए गए हैं जबरन, और हम हिंदूवादियों पे जबरन 153 में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मैं अपनी उत्तराखंड पुलिस से सिर्फ एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, क्या हमारा ये कदम गलत था? क्या हमने कोई गलती की थी? अगर आपकी नज़रों में हमारी ये गलती थी तो ये गलती फिर दोहराई जाएगी। सुनील नवप्रभात हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सुनील, एक तो गलती, ऊपर से इस तरह की जिद और अहंकार की बातें करना, क्या ये प्रशासन को चुनौती नहीं है? बिल्कुल जीनत, ये साफ तौर पर प्रशासन को चुनौती है। और कल भी जब हमने ये खबर बनाई थी कि किस तरह से जो मंदिर हैं उन पर एक बैनर लगाया गया है जिसमें बाकायदा लिखा गया है कि यहाँ पर गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है, उसके बाद पुलिस हरकत में आई और पुलिस ने ये बैनर वहां पर हटाए, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई इस संबंध में नहीं की गई। इतना जरूर है कि केवल मामला दर्ज कर दिया गया है धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोप में, लेकिन अभी भी सिर्फ ये चालानी कार्रवाई तक सीमित है। और यही कारण है कि जीतू रंधावा इसके बावजूद खुले तौर पर ये बात कह रहा है कि यदि ये गलत है, यदि पुलिस को गलत मानती है तो ऐसी गलती दोबारा से दोहराएंगे। और जहां तक हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं से हमारी बातचीत हुई, उनका प्रोग्राम भी है कि पूरे प्रदेश में जहां जहां भी मंदिर है वो इस तरह के बैनर लगाने वाले हैं। लेकिन ये चौंकाने वाली बात है कि इन तमाम करीब 24 घंटे से अधिक का समय इस पूरे घटनाक्रम को बीत चुका है, लेकिन पुलिस अभी तक सिर्फ रिपोर्ट दर्ज करने के अलावा और कोई आगे की कार्रवाई नहीं कर पाई। सुनील, हम तो ये भी देख रहे हैं कि पुलिस से सवाल किया जा रहा है कि भाई अगर ये गलत है आपकी नजर में, आप हमें बताइए कि क्या गलत है इसमें, और अगर गलत है तो हम ये गलती बार बार करेंगे। यानी कि आप साफ साफ पुलिस महकमे को ललकार रहे हैं। बिल्कुल जीनत, ये साफ तौर पर बात है। और आप ये भी देख सकते हैं कि पुलिस कितनी दयनीय हालत में है कि पुलिस खुद ये बैनर हटा रही है, जबकि होना ये चाहिए था कि तत्काल आदेश लागू होता, हिंदू युवा वाहिनी के संबंधित जो कार्यकर्ता हैं या तो वो पोस्टर हटाते या फिर उनकी अरेस्टिंग होती। इसको लेकर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। कांग्रेस का कहना है कि ये संघ और बीजेपी का किया जा रहा है, क्योंकि चुनाव नजदीक है इसीलिए वो धार्मिक भावनाएं भड़काकर राजनीति करना चाहते हैं। बीजेपी से हमारी बातचीत हुई, बीजेपी का कहना है कि हिंदू युवा वाहिनी से हमारा कोई लेना देना नहीं है, वो हमारा कोई आनुषंगिक संगठन भी नहीं है। तो फिर सवाल उठता है कि पुलिस किस दबाव में है। जी बिल्कुल सुनील, सबसे बड़ी बात, क्या ये सस्ती लोकप्रियता की कोशिश नहीं माना जाए? भगवान का घर सभी के लिए होता है। आप कौन है जो ये तय करेंगे और पोस्टर चस्पा करेंगे कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा? बिल्कुल जीनत, इससे समाज में दूषित भी होता है, लोगों की धार्मिक भावनाएं भी प्रभावित होती हैं। और खासकर जब हम कल इस बात की रिपोर्टिंग कर रहे थे मौके पर जाकर, तो हमने एक मंदिर के पुजारी से ये बात पूछी थी कि क्या ये बैनर उनकी सहमति से लगाया गया। तो बाकायदा मंदिर के पुजारी का न्यूज 18 को स्पष्ट तौर पर कहना था कि उनको नहीं जानकारी कि ये बैनर किसने लगाए। यहाँ पर न कोई मुसलमान आता न कोई ईसाई आता, सब कुछ ठीक ठाक ढंग से चल रहा है। तो इस तरह के बैनर लगाकर आखिर ऐसे वैमनस्यता पैदा कर आप कहना क्या? बस अब एक चीज बताइएगा, क्या पुलिस की तरफ से कोई स्टेटमेंट आया है गिरफ्तारी को लेकर? इन लोगों को इससे गिरफ्तार किया जाएगा नहीं है? क्योंकि एक वीडियो आज जारी करता है फिर कल दूसरा करेगा। बिल्कुल जीनत, इसमें सिरे से शुरुआत से अभी तक पुलिस की हीला हवाली साफ तौर पर नजर आ रही है। पुलिस का कहना है कि ये सिर्फ चालानी कार्रवाई का एक केस बनता है। जीतू रंधावा को चालान थमाकर पुलिस ने अपनी तिथि कर ली है। बिल्कुल, और शायद यही वजह है कि उसे कोई डर ही नहीं है और वो पुलिस से सवाल कर रहा है कि क्या गलत है, और अगर गलत है तो हम बार बार ऐसा करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। कुंभ में कोरोना के खतरे को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने उत्तराखंड के मुख्य सचिव को पत्र लिखा। इस पत्र में कई सुझाव दिए गए। इसमें रोजाना 50,000 रैपिड एंटीजन टेस्ट जरूरी बताए गए हैं। बता दें कि कुंभ में बढ़ती भीड़ की वजह से कोरोना संक्रमण का खतरा भी बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे में 137 नए केस आ चुके हैं। साथ ही एक्टिव केसेस की संख्या 861 हो चुकी है, जबकि अब तक कोरोना संक्रमितों की बात जब हम करते हैं, जब आंकड़े की बात करते हैं, तो वो 58,000 के पार हो चुका है। इधर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने
मंत्रालय के पद के बाद स्वास्थ्य विभाग सचेत हो गया है और उसका दावा है कि 11 मार्च के शाही स्नान पर 45,000 रैंडम जांचें की गई थीं और अब रैंडम जांच की संख्या बढ़ाई जाएगी। दीपांकर हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। दीपांकर, लेटर लिख दिया गया, ठीक है, रैंडम जांच क्या सॉल्यूशन होगा? बिल्कुल जीनत, अब से कुछ देर पहले मेरी मुख्य सचिव ओम प्रकाश जी से बातचीत हुई है। उनका कहना है कि जो लेटर उनको केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से लिखा गया उसमें साफ तौर पे लिखा गया है कि आपको वहां पर कोविड गाइडलाइंस का पालन करना है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती यही होगी कि किस तरीके से वहां पर ये पूरे नियम कायदों का पालन होगा। जिस तरह टेस्ट होने, 50,000 एंटीजन रैपिड एंटीजन टेस्ट होने और 5,000 RT-PCR होने, मुख्य सचिव का कहना है कि पूरी व्यवस्थाएं यहां पर की जाएंगी, लेकिन बहुत कुछ निर्भर करेगा संसाधनों पर। इसके अलावा 26 तारीख मार्च को हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही है कि कुंभ को लेकर किस तरह की तैयारियां हैं। यानी अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि राज्यों की तरफ से जो लोग आएंगे, जो दूसरे राज्यों से लोग आएंगे, वो कितनी संख्या में आएंगे। मुख्य सचिव का यह कहना है कि जो SOP जारी की गई थी उसके मुताबिक हर एक व्यक्ति को जो कुंभ में आएगा RT-PCR रिपोर्ट लेकर आना अनिवार्य होगा। वो बाध्यता अभी भी रहेगी, लेकिन इसमें व्यवहारिकता देखी जाएगी। अगर भीड़ बहुत ज्यादा होगी माफ कीजिए, तो रिपोर्ट चेक कर पाना इतना आसान नहीं होगा। यानी अब कुंभ कहीं ना कहीं उलझता जा रहा है, कंफ्यूजन है। वही मुख्यमंत्री ये कह चुके हैं कि सभी के लिए कुंभ ओपन रहेगा और कोविड रिपोर्ट की कोई जरूरत यहां पर नहीं होगी। यानी शासन के लिए चुनौती यह है कि अब इस अनिवार्यता को किस तरीके से यहां पर लागू किया जाए, टेस्ट किस तरीके से किए जाए। दीपांकर, यानी कि हम ये देख रहे हैं कि हम कितने तैयार हैं, ये एक प्रश्न। सियासी तौर पर नाराजगी ना चली जाए लोगों में, वो भी एक चुनौती। जिस मुख्यमंत्री के स्टेटमेंट का आपने जिक्र किया कि कोई टेस्ट की जरूरत, किसी रिपोर्ट की जरूरत नहीं होगी। साथ में एक पॉइंट मैं और ऐड करना चाहूंगी, कई ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर बहुत मामले आ रहे हैं और वहां पर थोड़े टाइम के लिए या कुछ दिनों के लिए वीकेंड्स पे हम देख रहे हैं कि लॉकडाउन लगाए जा रहे हैं। तो क्या आप उन स्पेसिफिक स्टेट से आने वाले लोगों के लिए हमें कहें कि मनाही रहेगी किसी तरह की? तो ये तो बहुत उलझ चुका है सब कुछ। बिल्कुल जीनत, जिस तरह से पहले से अंदेशा था कि ऐसा कुछ होगा कुंभ आने से पहले, क्योंकि सरकार बिल्कुल बदल चुकी है, पूरी पिछली सरकार की व्यवस्थाएं दूसरी थी, इस सरकार को अभी सब कुछ समझना है, कुंभ का पूरा आयोजन करना है। तो पहली बात यह है कि तैयारियों को लेकर अब बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह यह है कि इतने टेस्ट आप किस तरीके से करेंगे। अगर आपने कोरोना रिपोर्ट अनिवार्य की तो इतनी रिपोर्ट्स को आप चेक कैसे करेंगे। दूसरे राज्य के लोगों के लिए SOP के मुताबिक अब जो आदेश है वो यही आदेश है कि आपको RT-PCR रिपोर्ट लेकर आना अनिवार्य होगा। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि किसी रिपोर्ट की जरूरत नहीं है और आप खुल के आ सकते हैं। इन दोनों बातों के बीच अब एक बड़ा कंफ्यूजन यहां पैदा होगा कि लोग कुंभ में आए या नहीं आए। दूसरा सवाल यह कि पिछले स्नानों में हम देख चुके हैं कि लाखों लोगों की भीड़ हरिद्वार स्नान में पहुंचती है। ऐसे में 28 दिन में अगर यह आंकड़ा करोड़ों की संख्या गई तो ऐसे में आप स्प्रेड को किस तरीके से रोकेंगे। और तीसरा सवाल यह कि जैसे मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र, जहां पर कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, अगर वहां से श्रद्धालु स्नान के लिए पहुंचते हैं हरिद्वार कुंभ में, क्या उनको एंट्री मिलेगी? और सबसे बड़ी बात यही है कि आपको रिपोर्ट लेकर आना होगा अभी की SOP के मुताबिक। अब मुख्यमंत्री पर बहुत बातें निर्भर करेगी, क्या मुख्यमंत्री कोई बड़ा स्टेप लेंगे और क्या मुख्यमंत्री इस बात को लेकर आदेश जारी करवाएंगे शासन से कि किसी रिपोर्ट की जरूरत नहीं है। और अगर रिपोर्ट की जरूरत नहीं है तो फिर हाईकोर्ट आपसे सवाल पूछेगा कि आपकी व्यवस्थाएं क्या है, फिर सेंटर आपसे सवाल पूछेगा कि आपकी व्यवस्थाएं क्या। यानी उत्तराखंड सरकार फिलहाल उलझती जा रही है इस पूरे कुंभ के जाल में। और आज मुख्यमंत्री जो है दिल्ली आ रहे हैं 3 दिनों के दौरे पर और हो सकता है कि इस पर चर्चा हो। बहुत शुक्रिया दीपांकर आपका तमाम जानकारियों के लिए। और मुख्य सचिव ने क्या कहा है एक बार सुन लेते हैं। क्योंकि ये संभव नहीं है कि हम सबको चेक कर पाए, तो जहां तक व्यवहारिक होगा वो चेक करेंगे। और जो सर बातें ये है कि जो हेल्थ सेक्रेटरी ने कहा है एंटीजन टेस्ट करें 50,000, हम 5,000 RT-PCR करें, ये आपको लगता है कि इसके लिए हम तैयार हैं? इसके लिए हम तैयार हैं। होंगे सर ये टेस्ट यहाँ पे? अभी भी हम 10,000 टेस्ट कर रहे हैं रोज, तो इस टेस्ट की संख्या हम बढ़ाएंगे। तो चुनौतीपूर्ण अब सिचुएशन खड़ी हो गई है। कोरोना के बढ़ते केसों ने एक बार फिर से शिक्षा विभाग की भी टेंशन बढ़ा दी। अभी हम कुंभ की बात कर रहे थे, शिक्षा विभाग का जिक्र कर रहे हैं। अब ऐसे में प्राइमरी स्कूल खुलेंगे या नहीं, इसके लिए शिक्षा विभाग अब पेरेंट्स और स्कूल में राय मशविरा करने जा रहा है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब जैसे राज्यों में एक बार फिर से कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं, जिसके बाद स्कूल भी बंद कर दिए गए। वहीं CBSE ने अप्रैल से स्कूल खोलने की गाइडलाइन जारी कर दी।
जबकि केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने साफ कहा है कि स्कूल खोलने पर फैसला पेरेंट्स और स्कूल की राय के बाद ही लिया जाएगा। प्राइमरी क्लास कब से शुरू होगी, इस पर अभी कोई फैसला नहीं लिया गया। स्कूल और पेरेंट्स की राय के बाद ही प्राइमरी क्लास के लिए ऑफलाइन मोड में पढ़ाई होगी। को हमने छोड़ा था कि वो परिस्थितियों को देखते हुए राज्य स्कूलों को खोलें, और अभी ये भी कहा है कि अभिभावकों के परामर्श से वो स्कूलों को खोलें। बहुत सारे राज्यों ने स्कूलों को खोला है, उच्च शिक्षा में किया है, माध्यमिक में पहले किया है, कुछ ने नीचे तक भी खोला है। वहीं ऑल इंडिया पेरेंट्स एसोसिएशन के उत्तराखंड चैप्टर की चेयरपर्सन का कहना है कि अभी पेरेंट्स खुद नहीं समझ पा रहे कि बच्चों को कैसे स्कूल भेजा जाए, क्योंकि कोई स्कूल अपने ऊपर जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। स्कूल प्रशासन और अभिभावक मिलके ये तय करें कि स्कूल जो नया सत्र शुरू होने वाला है तो उसमें स्कूल खोला जाए कि नहीं खोला जाए। लेकिन मेरा मानना ये है कि स्कूल अगर खोले भी जाए तो इसके लिए क्या स्कूल तैयार है, क्या स्कूल प्रशासन की जो व्यवस्था कोविड को लेके है क्या वो प्रॉपर है। कोरोना की वजह से पहले ही पढ़ाई का काफी नुकसान हो चुका है, लेकिन ये बात भी सही है कि एक बार फिर से कोरोना के केसेस में बढ़ोतरी देखी जा रही है, जिससे स्कूली बच्चों के लिए परेशानी खड़ी हो सकती है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। हर हर शंभू जय जय शंभू, शंख बजे घड़ियाल बजे, भक्त चले हैं साधु चले हैं, चले अखाड़े गृहस्थ चले हैं, नागा मिलने शंभु से आतुर, कुंभ चले हैं कुंभ चले हैं। कुंभ चलो चलो कुंभ चलो, कुंभ चलो चलो कुंभ चलो। हरिद्वार महाकुंभ में आस्था के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। धर्मनगरी में देश भर से साधु संत पहुंचे हैं। आस्था के सबसे बड़े मेले में खड़ेश्वरी महाराज भी सबसे आकर्षण का केंद्र बने हैं। इन बाबा में ऐसा क्या खास है, जानने के लिए ये स्पेशल रिपोर्ट। हरिद्वार महाकुंभ में आस्था और विश्वास का अनूठा संगम देखने को मिल रहा है। औपचारिक तौर पर भले ही महाकुंभ का आगाज 1 अप्रैल से होगा, लेकिन साधु संतों ने धर्म नगरी में अपनी धुनी रमा ली है। देश भर से बड़ी संख्या में साधु संत विश्व के अनूठे समागम में पहुंच गए हैं। ऐसे एक हठयोगी बाबा खड़ेश्वरी महाराज भी हैं, जो अपने अलग अंदाज कद काठी से हर किसी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। खड़ेश्वरी महाराज जो 25 साल से सिर्फ खड़े हैं और मौन भी साधे हुए हैं। 25 सालों से आज तक ये खड़ेश्वरी महाराज खाने पीने और सोने से लेकर सभी क्रियाएं खड़ी होकर ही करते आ रहे हैं। खड़ेश्वरी महाराज जी हैं ये, और ये हठ योग में आता है। जैसे ऊर्ध्वभाव हुए या फिर कोई अग्नि तपस्या हुई, उस ऐसे ही ये खड़ेश्वरी तपस्या इन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी है। जब तक इनकी यानी कि जो इच्छाएं हैं वो पूरी नहीं होंगी, जब तक ये खड़े रहेंगे। लगभग इनको 25 साल हो गए हैं खड़े हुए, और ये लगभग 25 साल से ही क्या नाम है, ये मौन व्रत भी धारण किए हैं, बोलते नहीं हैं। महाराज का मूल नाम विद्यागिरी महाराज है, लेकिन अपने इस हठ योग की वजह से खड़ेश्वरी महाराज के नाम से विख्यात हो गए। खड़ेश्वरी महाराज ने हरिद्वार महाकुंभ मेले की शुरुआत में ही बैरागी कैंप में शिव मंदिर के पास अपनी कुटिया बनाई है, और इसी कुटिया में ये दिन रात केवल खड़े ही रहते हैं। खड़ेश्वरी महाराज किसी से बात नहीं करते, केवल इशारों में ही बात करते हैं। खड़ेश्वरी महाराज के सहयोगी संत बताते हैं कि मानव जाति के कल्याण के लिए ही इन्होंने ये हठ योग शुरू किया, और जब तक इनकी इच्छाएं पूरी नहीं होती तब तक ये इस हठ योग को अपनाए रहेंगे। इनकी साधना लगभग, जब भी उद्देश्य तो संत का ऐसा होता है आजीवन ही पूरा नहीं होता है, और ये जब तक रहेंगे, जब तक ये खड़ेश्वरी हैं, समाज के लिए, मानवता के लिए, हाँ मानवता के लिए ही इनका मेन तो उद्देश्य तो मानवता के लिए ही, मानव कल्याण। जहाँ कहीं भी कुंभ मेले का आयोजन होता है, खड़ेश्वरी महाराज वहाँ जरूर जाते हैं। वैसे सामान्य दिनों में दिल्ली में यमुना नदी के किनारे करोल बाग में निवास करते हैं। खड़ेश्वरी महाराज फिलहाल हरिद्वार महाकुंभ में हैं, और जब तक आध्यात्म का ये मेला खत्म नहीं हो जाता तब तक यहीं रमे रहेंगे। न्यूज़ 18 के लिए हरिद्वार से पुलकित शुक्ला की रिपोर्ट। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।
शंभू जय जय शंभू शंख बजे घड़ियाल बजे भक्ति चले हैं साधु चले हैं चले अखाड़े गृहस्थ चले हैं नागा मिलने शंभू से आतुर कुंभ चले हैं कुंभ चले हैं कुंभ चलो चलो कुंभ चलो कुंभ चलो चलो कुंभ चलो। साधुओं की संगत, आस्था का अखाड़ा, हरि के द्वार पर सबसे बड़ा संगम, सबसे बड़ा पर्व, सबसे बड़ी कवरेज। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत के कैबिनेट मंत्री बनने के बाद पहली बार वो रामनगर पहुंचे। कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। भगत सीएम के ज्यादा बच्चे पैदा करने और 200 साल अमेरिका के गुलाम रहने वाले बयान से इस पर सवाल हुआ उनसे तो वो कन्नी काट गए। उन्होंने कहा कि सीएम ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया। मुख्यमंत्री जी के बाद ऐसे बयान निकल जा रहे हैं जो हास्यास्पद बन जा रहे हैं। जैसे आज उन्होंने अमेरिका को बता दिया कि 200 साल उसने भारत पे राज किया, बता दिया 20 बच्चे पैदा किए तो 1 कुंटल राशन मिला। विधानसभा में विधायक जी यहीं पर खड़े हैं, वो कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं हुआ। पिथौरागढ़ की हवाई सेवा को बंद हुए साल भर से ज्यादा हो गया, लेकिन अभी भी इसके बहाल होने के आसार कहीं से नजर नहीं आ रहे। बंद पड़ी हवाई सेवा को जहां विपक्ष चुनावी साल में मुद्दा बनाए हुए है, तो वहीं सत्ताधारियों के लिए ये मुद्दा गले की हड्डी बनता जा रहा है। पिथौरागढ़ की सियासत को पाने के बाद अगर सबसे ज्यादा किसी ने प्रभावित किया है तो वो है हवाई सेवा। 24 साल के लंबे इंतजार के बाद 2019 में यहां से देहरादून और गाजियाबाद के लिए नियमित उड़ान शुरू हुई, मगर उड़ान योजना के तहत शुरू हुई ये सेवा शुरू से ही विवादों में रही। कभी प्लेन का दरवाजा हवा में खुल गया तो कभी यात्री एयरपोर्ट पर जहाज का इंतजार ही करते रह गए। बीते साल मार्च में रनवे पर प्लेन फिसलने के बाद हवाई सेवा अब तक बंद है। बंद करके जिस तरीके से सरकार ने हवाई सेवा चलाई, उपचुनाव था इसलिए हवाई सेवा चलाई, और अब उस हवाई सेवा को साल भर से भी ज्यादा समय हो गया वो बंद पड़ी है। और हमें नहीं लगता कि सरकार उसके प्रति गंभीर है, न केंद्र सरकार न उत्तराखंड सरकार। बॉर्डर की हवाई सेवा को संचालित करने का जिम्मा हेरिटेज एविएशन को दिया गया था। एक अदद 9 सीटर प्लेन के सहारे चल रही हवाई सेवा ने यात्रियों को राहत कम और परेशानी ज्यादा पहुंचाई। हवाई सेवा को बंद हुए साल भर होने को हैं, लेकिन इसके बहाल होने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। ये बात अलग है कि स्थानीय सांसद अगले महीने तक हवाई सेवा की बहाली का दावा जरूर कर रहे हैं। अब पूरे देश के अंदर धीरे धीरे सब चीजें रूटीन व्यवस्थित चलेंगी। पिथौरागढ़ की भी चलती हुई सेवा थी, कोविड के कारण ही प्रतिबंधित हुई थी, और मुझे लगता है कि अगले महीने हम अप्रैल तक इसको चलाने का काम प्रारंभ करेंगे। साल भर से करोड़ों की लागत से बने एयरपोर्ट का कोई भी लाभ स्थानीय लोगों को नहीं मिल रहा है। अगर चुनावी साल में भी इस मुद्दे का हल नहीं हुआ तो ये तय है कि कई सीटों का सियासी गणित भी गड़बड़ा सकता है। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा।